हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सीक्रेट, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स है। दोस्तों, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स आपका यूपीएससी में भी काम करता है, प्लस आपका यूजीसी नेट में। पहले समझेंगे यूजीसी नेट में जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे, फिर यूपीएससी में जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट उसमें भी क्या क्या टॉपिक है उस पर बात करेंगे। आप दोनों के यहीं पर लिख के और बताएंगे, ठीक है। ये आपका रहेगा यूपीएससी का, जो कि ऑप्शनल होगा, और ये आपका रहेगा यूजीसी नेट, ठीक है। पहले समझेंगे यूजीसी नेट में। इसमें आपका टोटल 10 यूनिट है। हर एक यूनिट पे एक एक करके बात करते हैं। पहला जो आपका आता है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। पहला आपका टॉपिक होता है इसमें यूनिट बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस। दूसरा आपका टॉपिक आता है बिजनेस ऑडिट एंड अकाउंटिंग। अब जो आपका ऑडिट और अकाउंटिंग, अब इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स नेक्स्ट टॉपिक आपका बिजनेस फाइनेंस। नेक्स्ट टॉपिक आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका बिजनेस बैंकिंग एंड एलआईसी। नेक्स्ट टॉपिक आपका बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक आपका बिजनेस मार्केटिंग। नेक्स्ट टॉपिक आपका कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ठीक, 9 बिजनेस लीगल आस्पेक्ट। नेक्स्ट आपका बिजनेस इनकम टैक्स एंड डबल टैक्स रूल। ऐसे डबल टैक्स रूल यहां पर लिख देते हैं, समझिए। बस ये बेसिक आपका होता है। कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 यूनिट आपकी जो है ये यूजीसी नेट में आता है, ठीक है। अब दूसरा बात करें तो जो आपका यूपीएससी में ऑप्शन पूछता है, यहां पर बात करेंगे। यहां पर आप करेगा पहला यूनिट। यहां पर 2 पेपर होता है दोस्तों। अब 2 पेपर कौन कौन सा? ऑप्शनल पेपर, इसमें 2 होगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक। पेपर फर्स्ट में क्या क्या आता है देखिए। जो आपका कॉमर्स का, ये कॉमर्स का ही ऑप्शन बात करें,
अब इसमें क्या क्या रहेगा, पहले में जो कि 250 नंबर के रहेगा और 250 नंबर का ये, ठीक है। अब देखिए टॉपिक कौन कौन सा है। पहला टॉपिक इसमें लिख देते ऐसे बुलेट करके, फाइनल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग। दूसरा आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप सोचेंगे 2 बार फाइनेंशियल, एक अभी आप बताते हैं, एक पूरा आपका अकाउंटिंग का रहेगा, प्लस नेक्स्ट टॉपिक आपका ऑडिट, नेक्स्ट टॉपिक आपका टैक्सेशन, ठीक है। ये आपकी जितना है ये सब मिलाकर के आपका बनता कौन सा, पेपर 1 का। क्या क्या, फाइनल अकाउंटिंग आप लोग पढ़े होंगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़े ही होंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़े होंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़े होंगे। फिर फाइनेंशियल में जैसे आप पढ़े होंगे यहाँ पर जैसे बिजनेस फाइनेंस का, ठीक वही पोर्शन यहाँ पर रहेगा, जिसमें आप एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आपका होगा, मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको पढ़ना पड़ता है कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस। और यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है, फाइनेंशियल जैसे आप सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल बजटिंग क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, लीवरेज कॉस्ट क्या है, ये सब पॉइंट इसमें आता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका सॉरी मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेक। अब ये आपका पेपर 1 बन गया। दूसरा यहाँ पर जो पेपर 2 का पेपर होगा, इसमें आपका रहेगा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थ्योरी। नेक्स्ट उसके बाद मैनेजमेंट एंड IR। बस इतना ही आपका रहता है। ये आपका बनता कौन सा, सेकंड पेपर, ठीक है दोस्तों। ये पूरा आपका पेपर 1, ये पेपर 2 का, बस इतना ही टॉपिक। लेकिन ये मेन टॉपिक जो मैंने लिख के बताया है, आगे जब आप देखेंगे पूरा पढ़ना पड़ेगा। पहले आप देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है और इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, बस इतना याद रखिएगा। आप फाइनल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, यहाँ पर भी है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंस, सब जितना आप पढ़ेंगे ये आपका बिजनेस इसमें आपको मिल जाता है। ये जो आपका सेकंड यूनिट का है, सोचिए सेकंड यूनिट का पूरा यहाँ दिया है। और एक लास्ट का आपका जो इनकम टैक्स वगैरह पूरा रूल होता है, ये पूरा दिया होता है कि हेड ऑफ इनकम सोर्स बेसिक क्या है, जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस प्रोफेशनल है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेस, ये बेसिक चीजें इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। ये आपका जो यहाँ पर बात होगा, ये चीजें आप पढ़े होंगे या तो 12th में पढ़े होंगे या तो BCom में पढ़े होंगे। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे कोई संगठन है, आप जहाँ पर काम करते हैं, तो एक बार वहाँ लोग बिहेवियर जानेंगे, कैसे लोग काम करते हैं, पॉजिटिव व्यू में काम करते, निगेटिव व्यू में रहते हैं, तो वहाँ के बिहेवियर का समझना। और थ्योरी बनाना, वहाँ लोगों का एक स्ट्रक्चर बनाना, एक ढांचा तैयार करना, क्लासिकल व्यू में उसको डिवाइड करना, स्ट्रक्चर व्यू में उसको डिवाइड करना, तो इस तरीके से या कल्चरल व्यू में डिवाइड करना, इसकी बात करता है। जब आप पढ़ेंगे हेनरी फ्यूल मॉडल, टेलर महोदय कॉन्सेप्ट यहाँ पर, और बिजनेस एक बार यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका मैनेजमेंट क्या है, और IR मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसकी बात करता है। और मैनेजमेंट आप तो पूरा ये जो पोर्शन है इसमें आप पढ़ेंगे ही, जो बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सोचिए आपका UPSC में अगर टॉपिक देखा जाए तो सिर्फ यूनिट 2, यूनिट 7 और यूनिट
ये मिलाकर के आपका इतना बनता है। बाकी 4 अकाउंट आपको पढ़ना है, फाइनल, जिसको फाइनल अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिट एंड टैक्सेशन। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी प्लस आपका मैनेजमेंट प्लस IR, ये चीजें हैं। अब देखते हैं दोस्तों, जिन लोगों का बढ़िया सा अगर ऑप्शन पेपर ये तैयार है अच्छे से, तो ये कुछ नहीं यूपीएससी का, बट इसमें क्या होता है, आपको करंट से चीजों को जोड़ना पड़ता है। करंट इसमें भी पढ़ना पड़ता है, इसमें भी करंट अफेयर्स। अब जैसे क्या क्या पढ़ना पड़ता है, अब जैसे गवर्नमेंट नेट, अभी आपने सुना होगा कि इस वक्त जो है, जो आपका फिस्कल डिफिसिट है, जो फिस्कल डिफिसिट है गवर्नमेंट उसको कम करना। अब किसी के नहीं पता फिस्कल डिफिसिट है क्या, रेवेन्यू डिफिसिट क्या है, प्राइमरी डिफिसिट क्या है, तो ये आप बेसिक चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले डेफिसिट क्या है, बजट क्या है, टाइप्स ऑफ बजट क्या है। तो बजट आप जब पढ़ेंगे तो एक करंट का चीज होगा, गवर्नमेंट एक सर्वे करता है फिर बजट बनाता है। अब जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का चलेगा, तो पूरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनल की बात करेगा। एक RBI सर्वे निकालती है, जून से जुलाई तक की बात करती है, तो उनका अलग होता है। तो हर एक चीज को आपको बारीकी पता होना चाहिए। अब जैसे बजट की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ बजट कितना, तो बजट 3 होता है। कौन कौन सा, एक जीरो बजट, एक सरप्लस बजट, एक डेफिसिट बजट। तो सरकार सबसे ज्यादा फोकस किस पे कर रही है, डेफिसिट बजट पे। अब आप समझोगे कि सरप्लस बजट क्या है और डेफिसिट बजट क्या है, जीरो बजट क्या है। सपोज करिए आपकी एक तरफ इनकम होती है और एक तरफ आपका एक्सपेंडिचर होता है। इनकम कहाँ कहाँ से आप प्राप्त करते होंगे, या तो भाई आप कोई व्यवसाय करेंगे तो वहां से पैसा आएगा, या कहीं पर आप जॉब करेंगे तभी पैसा आएगा। तो उस पैसे को आप जब खर्च करते हैं तो एक तरफ आपका रेवेन्यू हुआ, एक तरफ आपका एक्सपेंडिचर हुआ। अगर आपका रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, तो आप घाटे में रहेंगे। अगर आपका पता चला रेवेन्यू अच्छा है, खर्चे कम है, तो आप सरप्लस में रहेंगे। अगर आपको पता चला जितना आप कमाते हैं उतना ही खर्च करते हैं, तो आप जीरो बजट होंगे। लेकिन सरकार क्या करती है, सरकार का जो बजट बनता है ठीक इसी आधार पे ही तैयार करता है। जैसे आप देखेंगे डेफिसिट बजट। अब डेफिसिट मतलब ये क्या है कि घाटा नहीं, इसमें क्या होता था, डेफिसिट बजट सबसे बड़ी चीज होती थी बारोइंग को लेकर के। जैसे मान लीजिए अगर अपने देश से जितना रेवेन्यू हुआ, पैसा जनरेट किया, इकट्ठा किया, चाहे आपका किसी माध्यम से, या डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से या इनडायरेक्ट टैक्स से जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। अब सरकार ने मान लीजिए इनकम आ गया, अब सरकार पता चला अपने और खर्चे को बढ़ाता है, उस खर्चे को पूरा करने किसी से उधारी लेता है, तो जो बारोइंग करता है उसी को डेफिसिट बोलते हैं। इसलिए अभी आपके बजट, जो आपके लेटेस्ट में जो बजट आया है फरवरी में, अगर आप उसको देखेंगे तो जो आपका बारोइंग को लेकर के ज्यादा सोचा है कि सरकार कह रही है अब हम बाहर से उधारी कम करेंगे, इसको हमें डेफिसिट को और कम करना है। यही चीज आपका करंट बनता है, तो उसको आपको बेसिक चीज देखना पड़ता है। देखिए कॉमर्स सब्जेक्ट है, कॉमर्स पे ही अगर देखा जाए पूरी दुनिया टिकी है इकोनॉमिक्स बेस पे। अब पूरी दुनिया की लड़ाई इकोनॉमिक्स बेस पे है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई कॉमर्स पढ़ने से क्या फायदा, आर्ट पढ़, हर एक सब्जेक्ट की अपनी कीमत, अपनी वैल्यू है। अगर आपकी जेब में 100 रुपया नहीं होगा तो कोई इज्जत नहीं करेगा, बोलते हैं ना आजकल लोग। इसलिए कॉमर्स क्या कहती है, आपको ये बताती है पैसे कैसे खर्च करना है और पैसे कैसे कमाना है। ये चीजें आपको कॉमर्स ही सिखाती है। कॉमर्स में कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो नहीं आपको पढ़ना पड़ता है, आपको हर एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है। आप सोचिए ये सिर्फ आपका 10 यूनिट जो लिखे दोस्तों, ये 10 नहीं, इसको अगर डबल करोगे 20 बन जाएंगे। इसमें इतने यूनिट, मतलब हर एक यूनिट के अंदर कम से कम इतने टॉपिक है। अब चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहले यूजीसी नेट के, तब बात करेंगे कॉमर्स और यूपीएससी ऑप्शनल कॉमर्स। आइए इसमें बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस। पहले समझते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट मतलब होता है एक माहौल, एक एरिया। जैसे आप पढ़ते होंगे इन्वायरमेंट, जैसे लिविंग पार्ट, नॉन लिविंग पार्ट के लिए, जीवित, आजीवित, ठीक उसी प्रकार से बिजनेस एक इन्वायरमेंट होता है। अब बिजनेस इन्वायरमेंट का बेसिक कौन कौन से पार्ट होते हैं, भाई कस्टमर क्या है, पहली चीज तो कस्टमर को समझो, प्रोडक्शन को समझो, लेबर को समझो, एंटरप्रेन्योर को समझो, कैपिटल को समझो। ये बेसिक उसके क्या है, एक प्रकार से पारिस्थितिकी है, इकोसिस्टम है। यही बारीकी चीज को जब आप पढ़ते अध्ययन करते उसे बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। लेकिन यहाँ पर क्या क्या टॉपिक दिया, शुरुआत में आपका है फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इसकी विशेषता बताओ, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इसकी महत्व को बताओ। नेक्स्ट आपका होता है माइसल कॉन्सेप्ट मॉडल बताओ, फिर विजन और मिशन क्या है इसके बारे में बताओ। नेक्स्ट टॉपिक अगला इसे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कितने प्रकार का है, इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, माइक्रो क्या है, माइक्रो क्या है, इसके बारे में पढ़ो आप।
नेक्स्ट उसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स के बारे में बताओ, जैसे सोशलिज्म इकोनॉमिक्स क्या है, कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स क्या है, कम्युनिज्म इकोनॉमिक्स क्या है। ये बेसिक टर्म आपका बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद अगला पढ़ोगे इकोनॉमिक्स पॉलिसी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। अब इकोनॉमिक्स पॉलिसी होती है, जैसे रेवेन्यू पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, लाफर कर्व क्या है, गिनी गुणांक क्या है, फिलिप्स कर्व क्या है। ये सभी टर्म जब आप पढ़ते हैं, बजट क्या है, ये जो आपका मिलेगा किसमें, बिजनेस इन्वायरमेंट में। ऐसा लगेगा कभी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, कभी आपको लगेगा स्टैटिक्स पढ़ो, हर एक पॉइंट इसमें इंक्लूड है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद जब पूरा कंप्लीट करोगे और भी आगे अभी आप पढ़ोगे क्या, फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट का बेसिक क्या इसमें योगदान होता है। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट होता है, आप उसमें मत चले जाइए पॉलिटी में 1773 या 1773 में। एक रेगुलेट मतलब एक मेंटेन करने के लिए सरकार ने नए नए कानून बना दिए। उस कानून को क्यों बनाया जाता है, जैसे टैक्स कितना लगाना चाहिए। अब जैसे भारत जैसे देश में अभी जैसे लोग कहते हैं भाई, एक तो डिमोनेटाइजेशन, दूसरा इसके बाद जीएसटी और तीसरा कोरोना, ये तीन चीजों ने मिल करके भारत के जीडीपी को अगर देखा जाए तो डाउन किया। कैसे भाई, अगर आपके जेब में कुछ पैसा था, मैंने सब ले लिया आपके पास से, अब आपके पास पैसा नहीं है, फिर उसके बाद जैसे आप कोई छोटा मोटा व्यापार कर रहे थे, आपके जीएसटी लग गया, आपको 18%, 28% या 5%, 12% आपको टैक्स देना पड़ गया। अब आपको लगा कि पूरा सिस्टम आपका हिल गया, प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं और पैसा सरप्लस नहीं हो पा रहा है। अब उस चीज को कवर करने में आपको लग गया 10 साल। 10 साल तक लग रहा है किसी चीज को रिकवर करने में। डिमोनेटाइजेशन को 5 साल लग गया, उसके बाद जीएसटी 5 साल लग गया, 10 साल, फिर कोरोना काल आ गया तो 15 साल है, जोड़ लो। सोचिए 25 साल तक भारत पीछे हो गया कि नहीं हो गया। आज जो लोग परेशान क्यों हैं, 12-12 घंटा 16-16 घंटा काम करते हैं, फिर भी लोग परेशान हैं, पैसा क्यों नहीं बच पा रहा है। क्योंकि लोगों जो पुरानी जितनी कंपनियां हैं, उन कंपनियों क्या है, पुराना जो लोन अपना चुकाना है, ईएमआई अपना चुकाना है, उनको भी अपना प्रोडक्शन को बढ़ाना है, उनको भी अपना लोन देना है, तो किस पे थोप दिए, वर्कर पे। वर्कर पे जब ज्यादा थोपा जाएगा तो वर्कर बेचारा जो पहले 8 घंटा काम कर रहा था, 12-12 घंटा काम कर रहा है, फिर भी उसको रिकवरी नहीं हो पा रहा है। सैलरी थोड़ी मात्रा में बढ़ा दिया, प्लस सरकार ने जीएसटी लगा दिया, अब उस चीज को बैलेंस नहीं कर पा रहा। यही कारण है महंगाई का। तो जब तक आप बारीकी चीज को नहीं समझेंगे तो कैसे समझ में आएगा देश महंगाई है कि नहीं है। अब महंगाई के पीछे क्या रीजन होता है दोस्तों, इन्हीं सभी चीजों जो मेंटेन करता है उसे बोलते हैं गवर्नमेंट का बेसिक आधार, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट रूल। ये बेसिक चीज तो जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, या रेगुलेट करना, मेंटेन रखना क्या क्या टैक्सेशन सिस्टम क्या क्या होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, इसी में आपका प्रमोशन होता है। प्रमोशन मीन्स होता है जब कोई प्राइवेट कंपनी अच्छा काम करती है। मान लीजिए जैसे एक्सिस बैंक है, प्राइवेट कोई बैंक है, वो अच्छा कस्टमर लाती है, अच्छा बेनिफिट करती है, लोगों को टैक्स प्रोवाइड लोन प्रोवाइड करवाती है, आसपास के लोगों में एक प्रकार से व्यापार करने की इच्छा जगती है, चलो लोन लेते हैं, बिजनेस करते हैं। अगर वो सस्ते पे लोन देती है, लोगों को मोटिवेट करती है कि ठीक है आप ले जाइए, कोई बात नहीं, इतने पे आपको 4% पे ब्याज पे दे देंगे, 8% पे हम नहीं देंगे, तो लोगों को लगे चलो ठीक है। तो जो प्राइवेट कंपनी एक देश के योगदान में अपना एक भूमिका निभाती है, तो सरकार क्या करती है, उसको प्रमोट करती है। ये चीज होता है प्रमोशन। तीसरा होता है आपका प्लानिंग बनाना। कभी कभी सरकार खुद प्लानिंग करती है। अब प्लानिंग जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बैठ के कि देश में मान लीजिए डीएफआई हो गया, एनबीएफसी हो गया, तो ये जो बेसिक चीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, उनको बोलती है कि जितने नॉर्थ ईस्ट में या जो भी कोई भी स्टेट हो जो बैकवर्ड बहुत पीछे है, वहां पर बैंकिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, सस्ते लोन पे दो, मतलब पैसे मतलब ब्याज नील कर दो, पैसे प्रोवाइड करो, लोग वहां इन्वेस्टमेंट करें, रोजगार क्रिएट करें, देश की जीडीपी अच्छा होगा, योगदान बढ़े। जब इस पर्पज से जो भी है प्लान करती है गवर्नमेंट। अब जैसे आपने सुना मेक इन इंडिया, स्मार्ट इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब क्या है, ये गवर्नमेंट प्लान करती है। बट अगर वो धरातल रूप पे अगर चीजें दिखती हैं, काम होती है, तो देश तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या किसी भी राज्य में, अगर मान लीजिए रोड हाईवे अच्छे अच्छे बन गए, 4 लेंथ के बन गए, अब जिनका मान लीजिए बहुत से नुकसान हो, बहुत से फायदा होगा। सिक्के के दो पहलू है जीवन। अब जैसे रोड बन गया, अब लोगों ने बैटरी वाली गाड़ी लिया, तो कम से कम लोगों को चलो रोजी रोटी मिल गया। अब दूसरा चीज, जिसके रोड किनारे थोड़ी जमीन से कीमत बढ़ गई, अब हो सकता है कोई वहां पर छोटा सा अपना बिजनेस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, पेट्रोल टंकी खोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, अब सरकार से लोन लेकर के अपना काम कर सकता है। तो जो करने वाले वो करेंगे, जिनको नहीं करने वाले वो क्रिटिसाइज करते रहेंगे। दुनिया का हर एक यही रूप है।
तो आप जब पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट में तो हर एक पॉइंट को आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको लिंक करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक आप इसी पढ़ते हैं। तो हमने बात किया रेगुलेट हो गया, प्रमोशन हो गया, प्लानिंग हो गया। कभी काल सरकार क्या करती है, एक नया रूल लेके आती है, किसी को बोलती है देखिए डेलीगेशन करना, उसको पावर सौंप देना, मोटिवेशन करना। डेलीगेट मतलब जैसे अपने पावर को देना कि मैं अपना पावर आपको देता हूँ, आप कुछ करो, कुछ नया चीज इनोवेशन करो, नया चीज रिसर्च करो। ये भी टॉपिक इसी में इंक्लूड। नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद हम पढ़ते हैं सोशल कल्चरल क्या होता है। सोशल कल्चरल जैसे समाज, भारत जैसे देश में एक सोशल है, एक समाज है, डाइवर्स ऑफ दिस कंट्री मतलब विविधताओं का देश है। कल्चर को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के, खान पान को लेकर के, पहनावों को लेकर के, हर एक चीज में इसमें विविधताएं देखने को मिलती है। सरकार इसमें क्या करती है कि जो भी बिजनेस करते हैं लोग उस क्लाइमेट, उस कल्चर के अनुसार क्या करते हैं, प्रोडक्शन को उत्पादन करते, प्रोडक्शन करते हैं। जब उस प्रोडक्शन एक कल्चर के हिसाब से चीजें उत्पादन होगा तो लोगों में डिमांड होगा, और जब डिमांड उस अकॉर्डिंग होगा तो प्रोडक्शन होगा, जब प्रोडक्शन होगा सप्लाई होगा, सप्लाई होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे देश की जीडीपी और बेहतर होगी। ये चीजें होता है आपका सोशल यानी कल्चरल को समझना। बहुत से लोग जैसे मार्केट कर लेते हैं, बोलते हैं कि बिक्री नहीं हो रहा। देखिए बिक्री कैसे हो, आपको पहले वहाँ डेमोग्राफिक को समझो, वहाँ जनसंख्या किस लेवल का है, भाई मिडिल फैमिली, लोअर मिडिल फैमिली है, अपर फैमिली है, या किस प्रकार को वहाँ फैमिली बिलोंग करती है। दूसरा लोगों के पास कितना इनकम, मतलब अब पता चला कोई दिहाड़ी काम करने वाला है तो बेचारा यही तो सोचे भाई 50 रुपया 100 रुपया उसके लिए बहुत है। अब जिस कोई आदमी जॉब कर रहा बढ़िया अच्छा खासा है तो उसके लिए 500 रुपया ठीक है। अब कोई व्यक्ति और अच्छा काम करे उसके लिए 1000 रुपया कुछ नहीं है। तो आपको पहले कैटेगरी चेक करो, उसी हिसाब से मार्केट करो। अब पता चला आप कोई अच्छी सोसाइटी है, आप 10 रुपया चीज बेचोगे तो उसको लगेगा कितना घटिया चीज है, उसकी सोच ऐसी बन चुकी है। अब किसी व्यक्ति को आजकल देखिए लोग ड्रेस से ही लोगों को जज करते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, लगता है बेकार इंसान है। अगर कोई एक चमना चमन बढ़िया कपड़ा पहन कर टाई हुई लगा खड़ा हो गया तो लोगों की पर्सनालिटी बोले वाह लुकिंग दैट इज वेरी गुड। अब उसको बोलेंगे बहुत अच्छा दिख रहा है, इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, तो लोग जज करते हैं। तो वैसे ही आपको जब बिजनेस करना पहले जज करो लोगों किस तरीके के लोग रहते हैं। इसको बोलते हैं सोशल एंड कल्चरल इकोनॉमिक्स। दूसरा इसमें आप पढ़ते हो, अगला टॉपिक फेमा का है, फ्री एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। जैसे आप पढ़ेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आप देखते होंगे आपका कभी अमेरिका बोलते टैरिफ बैरियर लगाए, तो भारत बोलता टैरिफ बैरियर लगाए, कभी ब्रिटेन कहता मैं टैरिफ बैरियर नहीं लगाऊंगा। इसको लेकर के फ्री एक्सचेंज मैनेजमेंट पुराना 1973 का एक्ट था, तो उसके बाद 99 में इसको एक्सचेंज किया गया, चेंज कर दिया गया। क्या चेंज किया गया, बोला इसमें बहुत से ऐसे रूल थे, उसको एक बहुत ईजी किया गया, बहुत सिंपल कर दिया गया। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा एलपीजी वो नहीं गैस वाला, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 1991 में लाया गया था। अगर इसके बारे में आप कभी पढ़ेंगे सुनेंगे एलपीजी, ठीक, इसको भी क्या किया गया था, पहले जब भारत को अगर देखा 1947 में जब देश हमारा आजाद हुआ, अंग्रेजों से मुक्त हुआ, तब क्या हुआ, यहाँ पर सरकार 1991 में एक कानून बनाई, एक नियम बनाया कि विदेशी कंपनियां अगर हम भारत में लाएंगे तो हो सकता है फिर से कहीं ना यहाँ पर उपनिवेशवाद सिस्टम लागू हो जाए। आपको जैसे मान लीजिए अगर इस तरीके का होगा देश फिर गुलाम हो जाएगा। तो बोला गया कि नहीं, अब दुनिया एक दूसरे को WTO बन चुका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, वर्ल्ड बैंक बन चुका है, IMF बन चुका है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या सारा सिस्टम चलेगा। WTO कहेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई कंपनी किसी पे ज्यादा इंटरफेयर करेगा तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। कोई भी कंपनी कहीं की हो, चाहे अमेरिका को, ब्रिटेन को, या रूस का हो, अफ्रीका को, किसी भी देश की हो, या किसी भी कॉन्टिनेंटल का हो, तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। तो बोला गया अब दुनिया सब एक दूसरे से मिले जुले बढ़िया से व्यापार करें। आप इसी वक्त देखे होंगे 1991 में सबसे पहले कभी मिस इंडिया चुनी जाती थी, मगर मिस यूनिवर्स कभी नहीं चुनी जाए। 1991 के बाद ही अगर 90 के दशक में देखेंगे तो मिस यूनिवर्स चुनना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त क्या हुआ, लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण आया, निजीकरण आया, वैश्वीकरण आया। ये जो कॉन्सेप्ट जब लाया गया, इससे क्या फायदा हुआ, एक देश दूसरे देश से व्यापार करना शुरू कर दिया। एक देश से जब दूसरे देश से व्यापार शुरू हुआ तो लोगों में क्या हुआ कि आना जाना शुरू हो गया। अब मान लीजिए फ्रांस में या जर्मनी में कॉस्मेटिक कोई सामान बनता है, कभी आपने सुना होगा ब्यूटी पार्लर, भारत में ब्यूटी पार्लर बहुत देखने को मिल गया। उसको लोग हिंदी में बोलते हैं काया पलट जादुई केंद्र, अब मजाक नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो अब इससे क्या हुआ, जितना कॉस्मेटिक सामान है भारत में आने लग गया, अब यहाँ पर लोग उसकी डिमांड करने लग गए। अब उसको बेचना क्यों था, बोला भाई
भारत सरकार से बोला कम से कम आपके जो भी देश में खूबसूरत लड़की हो, अच्छी दिखने में हो, 18, 19, 20 साल की, तो उनको हम मिस इंडिया के बजाय मिस यूनिवर्स बनाएंगे, मिस वर्ल्ड बनाएंगे। इसीलिए क्यों, उनकी थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छी हो, पर्सनालिटी देखने में अच्छी, पर्सनालिटी मतलब जैसे जो भी उनका भाई हाइट हो अच्छी खासी, बातें अच्छी कर सके, तो वो अगर कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचेंगी तो लोग उससे एक अट्रैक्शन होगा। एक मिनट दोस्तों, तो उस वक्त ना जो आपका एलपीजी कॉन्सेप्ट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कि भैया आप सभी के लिए थे, एक काम करो गेट खोलो सब लोग आओ, मतलब गेट खोले मतलब ये था कि अब किसी कोई रोक टोक नहीं होगा, आओ आप भी व्यापार करो, आपका भी प्राइवेटाइजेशन का निजीकरण किया जाएगा, और ग्लोबलाइजेशन मतलब सभी लोग मिल करके एक दूसरे देश में व्यापार करो। अब जैसे मान लीजिए आप इंडिया में हो, भारत सरकार से आप बात करके किसी दूसरे देश से परमिशन लेकर अपना व्यापार कर सकते हो। जैसा टाटा देखिए, अमेरिका में भी, ब्रिटेन में भी, जर्मनी में, सब जगह इनका व्यापार है। तो जर्मनी कंपनी भारत में भी बहुत सी है, अमेरिकन कंपनी बहुत सी भारत में, जैसे आपका आईफोन देखिए नोएडा में लगा हुआ है। तो ठीक इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर दिया गया एलपीजी। तो जब आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक अगला सुनाओ बात है CSR क्या, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी सिर्फ इसी बात कर रहे हैं दोस्तों, इसी में है सब टॉपिक, आप जाके पूरा सिलेबस देखिएगा, सब यही जो A to Z जो बात करें यही चीजें हैं। अब आपको समझना कि CSR क्या है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें क्या है, अगर मान लीजिए कोई कंपनी, या जैसे मान लीजिए कोई मारुति कंपनी है, अब भारत में कहीं पर लगाई, जैसे गुड़गांव में लगी है, तो कार्बन उत्सर्जन करती है, तो कार्बन उत्सर्जन सरकार से 5% जो भी टैक्स वसूलती है। अगर मान लीजिए 100 रुपये का 5 रुपये टैक्स दो, 5%। तो इससे क्या होगा, ये सरकार इसलिए लेती है कि आप जो कार्बन उत्सर्जन करते हो, ये हमारे समाज पे, देश पे पोल्यूशन पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको ठीक करना है। सरकार अपने जेब से नहीं करेगी, वो आपसे ही लेके ठीक करेगी। इसीलिए उसका नाम पड़ा कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपका दायित्व बनता है, सोशल मतलब समाज को बेहतर करने के लिए, जो आपका कारपोरेट है, निगम का, निगम, इसको ये भी चीजें आपका इसी में जुड़ा होता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट में। अगला टॉपिक नेक्स्ट, ये आपका पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया। एक बार दूसरे में रिवीजन कर देता हूँ, बता देता हूँ, अगेन आई रिपीट्स। फर्स्ट आपका फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर मतलब 7 पॉइंट होता है, इसकी विशेषता के ऊपर बात करेगा, क्या प्रोडक्शन करना है, कितने में करना है, मार्केट को कैसे समझना, गवर्नमेंट के रूल को कैसे देखना है, या कंसिस्टेंसी कैसे देखना है, डेंजर जोन को कैसे देखना है, एस्टिमेटेड कैसे रहे, ये उसकी विशेषता की बात है। इंपॉर्टेंस बात, क्या क्या पॉइंट बिंदु को देखना है, मार्केट को अपडेट रखना है, कस्टमर को भी समझना है। अब इससे बहुत से लोग होता है मार्केट शुरुआत करते हैं, अब मार्केट को समझ नहीं पाते हैं, पता चला आज आपने कोई नया चीज लॉन्च किया, कोई मार्केट में कोई नया मोबाइल आती है, 3 मंथ बाद नया फीचर आ जाता है, तो आपको लगता है ये क्या विशेषता भाई, अभी तो ये वाला डिमांड था, दूसरा आ गया। तो आपको हमेशा अपडेट होना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। कभी आपने नहीं सुना होगा कि बैटरी जो आएगी या इलेक्ट्रॉनिक वाली गाड़ियां चलेंगी, लोग सोचते थे डीजल और पेट्रोल की चलेगी, अब सीएनजी सा बैटरी आ गई। ये सब चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट की बात करता है, आपको एडवांस होना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा। ये सारी पॉइंट आपको फीचर इंपॉर्टेंट। माइसल कॉन्सेप्ट क्या था, इसको नहीं बताया था, फिर से बताता हूं। इससे 5 पॉइंट की बात करते हैं, डिमांड, सप्लाई, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। अभी क्या होता है भाई, डिमांड क्या चीज का हो रहा है मार्केट में, सप्लाई क्या है आप कर रहे हो। बहुत से लोगों को लगता है डिमांड है नहीं, आप वो चीज बना के मार्केट बैठे हो, जो चीज की डिमांड नहीं आप वो चीज बेचोगे तो कोई लेगा। सपोज करिए आपका कोई यार दोस्त हो, अब आपके दोस्त को पता है कॉफी पीना उसको अच्छा लगता है, आप उसके सामने चाय रख दोगे तो पिएगा, लेकिन मन हिचाए, ऐसे ही लगेगा मजा नहीं आया, एक खुले मन से नहीं पी पाएगा। अब अगर उसके मन के मुताबिक चीजें आप देना शुरू कर दोगे तो क्या करेगा, खुश हो जाएगा, बोलेगा वाह बढ़िया चीज यार, जो चीज चाह रहा तो वही मिल गया, तो आपकी उसकी और दोस्ती गहरी हो जाएगी। यही चीज होता है बिजनेस में। अब कस्टमर जो चाहता अगर वो चीज आप बना के उसको दोगे तो खुश हो जाएगा। आप पता चला जो चीज का डिमांड नहीं वो चीज लेके आप बैठे हो। ये होता है आपका इंपॉर्टेंट की बात, माइसल कॉन्सेप्ट बात कहते हैं। सप्लाई उसी तरीके सप्लाई करो, अर्थात फिर उसके बाद प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन करोगे सप्लाई करोगे। तो डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, तीसरा हो गया डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन।
देन उसके बाद आज इसमें पढ़ते हो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट्स गुड। कभी कभी एक वस्तु दूसरे की पूरक होती है, कभी एक दूसरे के प्रतिस्थापित होती है। हिंदी में बोलते हैं स्थापित, मतलब उसको हटा करके दूसरा यूज कर लो। अब जैसे मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स क्या, एक दूसरे के पूरक कौन है, इसको हिंदी में बोलेंगे एक दूसरे के पूरक कौन है। अब जैसे सॉरी, ये पेन है, पेन में अगर इंक नहीं है तो पेन की वैल्यू खत्म, पेन में अगर इंक नहीं है तो पेन की वैल्यू खत्म, ये पूरक है। दूसरा, गाड़ी है, अगर उसमें पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी की वैल्यू खत्म। जो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते, जैसे कैंची है, कैंची का अगर एक फ्लग काट तोड़ दो तो क्या कोई चीज काट सकती? नहीं। तो जो एक दूसरे के पूरक होते उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट्स। दूसरा बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे के पूरक, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं एक दूसरे का स्थान, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया दोस्तों। अब जैसे एक स्थान पर दूसरे वस्तु का प्रयोग करना, मान लीजिए आपको प्यास लगी है, पानी पता चला 80 रुपये लीटर बिक रहा है, आप रेगिस्तान जैसे डेजर्ट एरिया फंस गए हैं, और वहीं बगल में कोई कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है 20 रुपये में, आपको लगेगा क्यों ना कोल्ड ड्रिंक पी लिया जाए, प्यास तेजी बुझा देगी, अब थोड़ा सा क्या करेगा, स्वाद भी मिल जाएगा और भी 20 रुपये मिल जाएगा। तो आप दिमाग में क्या आया, ये पानी को हटाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो। जब किसी वस्तु के स्थान पे दूसरे वस्तु का प्रयोग किया जाता है अपनी संतुष्टि के लिए, अपना उपभोग करने के लिए, जो भी करना है, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट्स। एक के स्थान पे दूसरे वस्तु का प्रयोग करना। ये जितने पॉइंट हमने बात किया, फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, माइसल कॉन्सेप्ट, फिर विजन और मिशन। विजन और मिशन क्या होता है? विजन हमेशा भविष्य होता है। जैसे मान लीजिए आपका विजन है यूजीसी नेट क्वालिफाई करना, या किसी के विजन है यूपीएससी क्वालिफाई करना। अब आपका एक लक्ष्य है, एक गोल है, एक टारगेट है, एक उद्देश्य है, एक ध्येय है। अब मान लीजिए आपने कोई एक गोल बनाया, अब उस गोल को रोजाना जब आप पेपर पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हर दिन आप 8 आवर या 6 आवर 5 आवर जो आप मिशन लेके चलते हो, टारगेट पूरा करते हो, इसको बोलते हैं मिशन। और जब आते आते आप लास्ट में पेपर देते हो, पेपर देने के बाद क्वालिफाई हो जाते हो, उसको बोलते हैं विजन। ठीक है दोस्तों, ये भी बिजनेस का एक बेसिक टर्म होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगला बात करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एक इंटरनल होता है और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब आंतरिक व्यू। आंतरिक व्यू में आप वही चीज बार बार पढ़ोगे, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, प्राइस क्या है, लेबर का क्या है, एंटरप्रेन्योर कैसे काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा। जो आंतरिक व्यू में सारी चीज को आपको बारीकी चीज का अध्ययन करना है, उसको मतलब इंटरनल बोलते हैं। दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मीन्स होता है वाई। वाई में 2 पार्ट जुड़ता है, कौन कौन सा? माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो उसमें भी एक एक बारीकी चीज का अध्ययन करेगा, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर सरप्लस, ये सभी टर्म, इलास्टिसिटी का डिमांड, ये सारे पॉइंट जो आप पढ़ते हैं माइक्रो का। माइक्रो बड़े लेवल में, वहां पर आपको इन्फ्लेशन देखना पड़ेगा, बीओपी देखना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें क्या होगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे करंट अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट। दूसरा अगला इसी में फिर पढ़ते हो लार्ज लेवल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन है, क्रैपिंग इन्फ्लेशन है, हाइपर इन्फ्लेशन है, जंपिंग इन्फ्लेशन है। आपको बारीकी चीज के बजाय बड़े चीजों स्तर पे आपको चीजें देखना पड़ता है। फिर इंटरनेशनल आप टैक्सेशन सिस्टम को देखेंगे। भाई पता चला डब्ल्यूटीओ ने कोई रूल तो नहीं चेंज कर दिया, या कहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कोई चेंज तो नहीं होगा, एओए कॉन्सेप्ट में कोई चेंज तो है, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में कोई रूल तो नहीं चेंज हो गया, सब्सिडी कितना भारत सरकार रख रही, या विदेशी मान लीजिए डब्ल्यूटीओ ने रूल बनाया कि देखिए भारत सरकार इतना सब्सिडी अब नहीं दे सकती है या इतना दे सकती है। जब एक लार्ज लेवल में चीजों को आप समझते हैं, पढ़ते हैं, उसको माइक्रो बोलते हैं। तो जैसे बीओपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या आपके पास करंट अकाउंट मान लीजिए कम है या कैपिटल अकाउंट का सरप्लस ज्यादा है, ये सारी जो टर्म आप पढ़ते हो टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करता है। नेक्स्ट टॉपिक अगला हम बात करते हैं इसमें इकोनॉमिक्स पॉलिसी, नहीं एक टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स पॉलिसी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, सोशलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमिक, कम्युनिज्म क्या है।
सोशलिज्म मीन्स होता है जब सरकार किसी समाज या देश के हित के लिए जो भी योजनाएं बनाती है, वेलफेयर के रूप में जो काम करती है, उसी बोलते हैं सोशलिज्म इकोनॉमिक्स। एज ए प्रेजेंट टाइम अगर भारत को देखा जाए, क्या सरकार सोशलिज्म के अकॉर्डिंग काम करती है? मुझे लगता है सोशलिज्म नहीं, बल्कि सोशलिज्म में कैपिटलिज्म घुसा है। अब भाई एलपीजी आप मान लीजिए घर घर तो दे दिया, इसमें क्या समाज कल्याण कर रहा है भाई? लोगों को प्राइवेट कंपनी ने टारगेट दिया, गवर्नमेंट ने उस चीज को आगे बढ़ा दिया। अब घर घर मान लीजिए 1000 रुपये एक सिलेंडर है, अब उसको सिलेंडर तो फ्री थोड़ी दिया, उसको बोलता है चलो 200 रुपया सब्सिडी दे देंगे। भाई 200 रुपये क्या कर पाएगा कोई व्यक्ति? एक प्रकार से सोशलिज्म के नाम को देखा जाए तो कैपिटलिज्म उसमें इंक्लूड है। दूसरा और भी कोई चीज योजना देखो, सब में अगर देखा जाए सोशलिज्म नहीं रहेगा, अब सब कैपिटलिज्म हो गया। लेकिन सोशलिज्म बेसिकली होता था जो पूरे समाज के हित के लिए काम किया जाता था, ठीक है। दूसरा कैपिटलिज्म होता है जो प्राइवेट कंपनियां होती, प्राइवेट जितने बिजनेसमैन लोग होते हैं, जो अपने उनका टारगेट ओनली होता प्रॉफिट। भैया हमें प्रॉफिट चाहिए और डजंट मैटर। जैसे आप अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब जितने, खाली टाटा मैंने इनके बारे में पढ़ा भी बहुत है, इन्होंने देश के लिए अगर 60% इनका पैसा हमेशा देश के, एक प्रकार से इनको बिजनेसमैन नहीं है, इंडस्ट्रियल उद्योगपति, इन्होंने देश के लिए काफी बेहतर काम किए। कोरोना काल में इनकी काफी लोगों ने वीडियो बनाया था, बताते थे कि इतने लोगों ने कहा कि कोरोना काल में बहुत से लोग प्राइवेट कंपनियां घर छुट्टी कर दी, जाओ घर बैठो, लेकिन इन्होंने जो लोग इनकी कंपनी से निकले, लेकिन सबका रजिस्टर में नाम था, सबके घर पैसा भेजते थे। बोले कोई दिक्कत नहीं है, पूरे देशवासियों के साथ हमारी कंपनी या हमारे उद्योगपति जितने लोग थे, जितने उसमें कर्मचारी, सभी को बोले भाई सबको पैसा मिलेगा, कोई टेंशन ना ले, टाटा कंपनी। बाकी मैंने किसी का और तो नहीं सुना। तो जो समाज के हित के लिए काम कर, वेलफेयर है। अच्छा, तो प्राइवेट हमेशा प्रॉफिट पर्पस होता है। दूसरा होता है जहां पर प्राइवेट और सोशलिज्म दोनों मिल करके काम करती हैं, प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। अब भारत जैसे इसीलिए मिक्स्ड इकोनॉमिक्स अपनाई है, सोशलिज्म कॉन्सेप्ट को भी और कैपिटलिज्म को भी। अगर आप देखा जाए तो कैपिटलिज्म कॉन्सेप्ट कहां से आया? अमेरिका से। सोशलिज्म कॉन्सेप्ट कहां से आया? और रूस से। इसलिए भारत देखिएगा तो दोनों को बैलेंस करके चलती है, रूस की तरफ भी झुकाव होती है, अमेरिका की तरफ भी झुकाव होती है। पीछे रीजन देखिए क्या है। भारत में अगर 70% लोग सोशलिज्म है, अगर इनको हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो विद्रोह कर देंगे, गृह युद्ध चल जाएगा, जात व धर्म के नाम पे लोग भड़का देंगे, तो देश में काफी हमारे लिए बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए समाज सरकार क्या करती है? सोशलिज्म पे भी कंट्रोल करती है। अब दूसरा चीज है, देश को तो सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि जब पैसा होगा तभी तो आप किसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कुछ प्रोवाइड करेंगे, देंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? प्राइवेट कंपनी की भी जरूरत है, पूंजीपतियों की भी जरूरत है। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? अमेरिका से, कि भाई कम से कम हमारे देश में लोग अपना व्यापार भी करें, ट्रेड भी करें, किसी भी फील्ड में अपना इनोवेशन करें, नया चीज का आविष्कार करें, इससे देश और बेहतर होगा। ये इसीलिए क्या हुआ? उद्योगपतियों का भी महत्व दिया गया। तो जब दोनों लोग को जोड़ दिया गया तो क्या बन गया? मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। चौथा कॉन्सेप्ट आपका होता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म मीन्स होता है साम्यवाद विचारधारा। ये पहला कॉन्सेप्ट आपका मार्क्सवाद सिद्धांत ने दिया, फिर रूस ने अपनाया, रूस से फिर चाइना, फिर उसके बाद क्यूबा, ऐसे ऐसे कंट्रियों में इस चीज को फैलाया। देखिए इसके पीछे रीजन क्या? कम्युनिज्म में साम्यवाद तो होता है, बट एक ही व्यक्ति का शासन होता है, वो अपने तरीके से सब चलाता है। वो कहता है भाई अगर मान लीजिए ए और बी सी डी 4 लोग हैं, सबके जेब में 100 रुपया होगा, सब पे बराबर कानून होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, और सबको अगर मान लीजिए सरकार बोल दे 18 घंटा काम करना, सबको नियम को पालन करना ही होगा। वहां पर आपको डेमोक्रेसी नहीं है कि आप जैसे यहाँ सरकार है भारत जैसे देश में, चाहे आप प्रधानमंत्री ट्वीट कर देती हो या गृह मंत्री जो मन में आता कॉमेडी बना देती हो, ऐसा आपका अगर आप चाइना में कर देंगे तो आपको तुरंत घर पे पुलिस आएगी, आपको उठा को जेल में डाल देगी। तो वहां क्या होता? आपकी आजादी नहीं है। भारत में यही चीज है। कभी लोग कहते हैं भारत पीछे क्यों है, चाइना आगे क्यों हो गया? कारण है कुछ चीजें कभी काल आजादी भी ठीक, लेकिन हद से ज्यादा किसी को आजादी नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं हूं, अगर जब तक स्वयं इंसान एक जिम्मेदारी नहीं पैदा करेगा, स्वयं में नहीं सोचेगा, तो कभी आगे बढ़ नहीं सकता। किसी के कहने से या डंडे बरसाने से, मान लीजिए अंग्रेज आए थे, अगर भारत को सुधारे ना तो काफी चीजें सुधारे। अगर वो डंडे की चोट पे कोई काम करवाए तो आज भी लोहे का पुल, चाहे यमुना देख लिए, चाहे आपका हावड़ा का ब्रिज देखिए, वो डंडे के चोट पे बनवाया गया, लेकिन आज भी वो टिका है। लेकिन आज इंसान आजादी तो है, उस आजादी का
ऐसा लगता है सब जगह आज़ाद, खाने का आज़ादी, घूमने का आज़ादी, जो मन में आज़ादी है। कहीं पर जॉब कर रहा, मन नहीं लगा, छोड़ दिया, दूसरा जॉब ढूंढ रहा है। अब इंसान क्या कर दिया, उस आज़ादी को मिसयूज बहुत करने लग गया, उस आज़ादी को अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ पाया। इसलिए भारत में अगर कोई कानून बिल पास होता है तो देखते होंगे पक्ष है विपक्ष है, तो वहाँ बहुत डिबेट होता है भाई, हर एक पॉइंट पर उसको डिबेट करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। सरकार तो करे तो क्या, बहुमत है तभी बिल पास हो पाता है, बहुमत होने के बाद भी नहीं हो पाता है, इसके लिए कठोर डिसीजन लेना पड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लोकतंत्र में चीजें होती हैं बट बहुत स्लोली होती है। कम्युनिज्म में क्या होता है, वो जो आपका कम्युनिस्ट कंट्री है वहां पर डिसीजन ले लिया तो पूरा करना है बस। अब चाहे यहाँ लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, करना है तो करना है। बट यहाँ क्या है, बहुत कुछ पक्ष को देखना, विपक्ष को देखना, सबकी बातें सुनना, तब जाकर के आप जैसे अपने घर में हो, आपके घर में मान लीजिए देखते होंगे भारत में, अभी जैसे किसी घर में 4 व्हीलर गाड़ी खरीदना है तो लोग बोलेंगे ये वाला गाड़ी लो, तो बोलेगा ये वाला ये गाड़ी लो, बोलेंगे ऐसी कलर को लो, बोलेगा ऐसी कलर को लो, कोई बोलेगा इससे नहीं ये वाला अच्छा रहेगा। तो जो पिताजी बैठ के सबकी सुनते बेचारे, उनकी बातें नहीं चल पाती, तो बोलेंगे अगर ये वाला ले ले, तो फिर उसमें कुछ लोग बोलेंगे नहीं ये वाला ठीक है ये वाला गलत है। ये क्या है, एक लोकतंत्र है, यहाँ सबकी राय लेना पड़ता है। और वही अगर चाइना में बाप बोल दिया बेटा तुम्हें 8 घंटा पढ़ना तो पढ़ना बस, नो मोबाइल्स, नो यूज, नो मतलब कुछ नहीं करना, नो व्हाट्सअप, नो फेसबुक, नो चैट्स, नो टेंडर फेंडर, सब बंद करो, ओनली पढ़ाई टारगेट। ये क्या है आपका कम्युनिज्म। तो अगर जब तक ये, अगर आपको आगे बढ़ना है, आज़ादी होना ठीक है, मगर उस आज़ादी का अगर आपका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बैलेंस नहीं हो रहा तो बकवास है। इसलिए भारत में समय लगता है और उसको हर एक व्यक्ति को जब तक नहीं समझेगा कुछ नहीं। अब भारत में बड़ी चीज क्या है, भारत में जो पीछे कहते हैं, पीछे कुछ नहीं, यहाँ बिल पास होना प्लस लाइसेंसिंग, पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको 6 मंथ लगता है, 15 दिन में बन जाता है। काफी चीजें बहुत सुधार हुआ, सिंगल विंडो सिस्टम हो गया, इसके लिए सरकार काफी डिसीजन ली है, बहुत काम ही हुआ, डिजिटल चीजें हो गई, बहुत सुधार हुआ, पहले इतना नहीं था, बहुत आसान हुआ। अब चीजें जो आपका डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, कोरोना काल जो इम्पैक्ट डाला ना, ये 15 साल को पीछे कर दिया। अभी 15 साल को रिकवर करने में आपको टाइम तो लगेगा ही। जो लोग 20 साल की उम्र में कोरोना झेले तब उनको कम से कम लग जाएगा कितना, 35 साल को जाकर ठीक होगा। जब 35 की एज पहुंचे तब उनको लगेगा अब कुछ देश में सुधार हुआ। ये चीजें हुई है दोस्तों। आइए बात करते हैं, हो गया हमारा एनवायरनमेंट का। अब इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं। देखिए कहां से कहां पॉइंट जोड़ना पड़ता है। इंटरनेशनल बिजनेस में आप क्या क्या पढ़ते हैं। पहला टॉपिक आपका आता है WTO क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, IMF क्या है, BOP क्या है, AOA क्या है, ट्रिप्स क्या है, आसियान क्या है, उसके बाद आपका साफ्टा क्या है, नाफ्टा क्या है। ये सभी पॉइंट आपका इंटरनेशनल बिजनेस की बात करता है। अब आपको समझना होगा भाई WTO क्यों बनाया गया, इंटरनेशनल बातें क्यों कही गई। देखिए 1944 में, अगर 45 में तो आपका सेकेंड वार समाप्त होता है, 1939 से लेकर 1945 तक आपका सेकेंड वार चलता है, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध। उस वक्त क्या हुआ, जितने भी देश थे सब लोग, कोई एक्सिस थे, कोई मित्रगण थे, कोई ध्रुवीय पक्ष थे, ऐसे करके नाम आपने कभी सर्च मारना पड़ लेना। क्या हुआ, देश में बहुत लोगों का नुकसान हुआ, जर्मनी को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ब्रिटेन का भी बहुत नुकसान हुआ, भारत को भी बहुत नुकसान हुआ। उस भारत को तो एक प्रकार से कहते हैं कि एक दीमक की तरह इस देश को ऐसे खा गए अंग्रेजों ने, ऐसा लुटाई किया। यहाँ इंसान कहते हैं कि बस आज जो देखते हैं लोग 70-80 साल 50 साल अब जीते हैं ना, चेहरे पर चमक है, 35 तक जाते जाते इंसान मर जाता था, क्योंकि उसको खाने तक का ढंग का नहीं मिलता था, खाने तक का चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती थी। इतना टैक्स, रैयतवाड़ी सिस्टम, अंग्रेज उसको रैयतवाड़ी, जिसको परमानेंट सेटलमेंट बोलते थे, तालुकदारी सिस्टम बोलते थे, ऐसे ऐसे टैक्सेशन सिस्टम होता, महानवाड़ी बोलते थे। तो आप अगर कभी इसको पढ़ना कि बेसिक जो कर सिस्टम था अंग्रेजों का, अस्थाई बंदोबस्त, ये क्या करते हैं, कभी 20% लगा देते, कभी 30% टैक्स लगा देते। आपके घर में अनाज नहीं हुआ, आपको टैक्स देना ही देना है, या तो आपकी जमीन छीन लेते थे। ऐसा समय था वो। उस वक्त इंसान खाता कम, टेंशन में ज्यादा जीता, 35 तक जाते जाते मर जाता था। ये हालात थी। आज बहुत आज़ादी है, बहुत। अगर कभी काल इंसान को ना जो लगता है कि नहीं आज हम परेशान, अपने पास्ट को याद करोगे ना तब आज खुश हो जाओगे, क्योंकि पास्ट अगर बुरा दिन गुजरा होगा तो आप प्रेजेंट में अच्छा फील करोगे। अगर पास्ट आपका अच्छा गुजरा होगा
तो प्रोजेक्ट आप सही नहीं पाओगे। तो कहने का मतलब क्या था, इंटरनेशनल जो बिजनेस बेसिक चीज बनाया गया 1944 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको बनाने के पीछे रीजन यही था कि सभी देश बैठ करके एक संगठन बनाते हैं। अब वहां बोला गया देखिए भाई, अब एक काम करते हैं, एक ट्रेड का एक देश से दूसरे देश का ट्रेड होगा, व्यापार होगा। अब यहाँ सब मिलजुल करके फिर से एक बार दुनिया को बेहतर बनाते हैं, तो इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। अब ट्रेड को लेकर के जितने भी पॉलिसी बनाया गया, ग्रीन जोन, रेड जोन, येलो जोन, आप कभी सुने होंगे। दूसरा एफटीए क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कौन बनाया था, डब्ल्यूटीओ। ट्रिम्स क्या है, ट्रिप्स क्या है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, ट्रेड रिलेटेड मेजर्स ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिम्स के बारे में समझना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये जितने टर्म आप सुनेंगे सब डब्ल्यूटीओ ने बनाया है। इसलिए आप देखते होंगे, एक अगर मान लीजिए कोई देश बोलता है कि मैं आपके साथ व्यापार नहीं करूंगा, आप वहां बोल सकते हैं, लेकिन डब्ल्यूटीओ का रूल है अगर एक दूसरे में कोई विद्रोह हो गया है तो उसके रियल एक कानून बना है, ठीक है आप अभी रुक जाओ, लेकिन और भी लोगों के साथ आपको व्यापार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो नियम है आपको बस तो देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप की लड़ाई हो गया। बेसिकली अगर आप मान लीजिए आपके देश में कोई गृह युद्ध चल रहा है या एक देश से दूसरे देश पे वार चल रहा है, तो व्यापार तो होगा नहीं, तो सब ठप हो जाएगा। लेकिन डब्ल्यूटीओ के बेसिक कुछ रूल है जो आपको व्यापार करना पड़ता है। अगर कोई किसी का पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, किसी प्रकार कोई चोरी करता है तो डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग उस पर एक्शन कार्रवाई किया जाता है। कभी आप लोग सुनेंगे एक कानून होता है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। अब जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, कोई देश एक दूसरे देश पे हावी मारपीट हो रहा बार बार, जैसे अभी यूक्रेन रशिया चल रहा था या इजराइल का फिलिस्तीन का चल रहा था, इस पे आपने सुना होगा बार बार जब कोई चीज हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो उस पर कार्रवाई करती है। जैसे आपके देश में आपके डिस्ट्रिक्ट में होता है, इसको डिस्ट्रिक्ट में होता है डीसी बोलते हैं, दूसरा जिसको एलसी बोलते हैं लोअर कोर्ट, फिर स्टेट में होता है हाई कोर्ट, उसके बाद पूरे देश को लेकर के सुप्रीम कोर्ट, ऐसे इंटरनेशनल आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इस तरीके से कानून बनाया। तो डब्ल्यूटीओ बेसिक आपका जब बनाया गया व्यापार को लेकर के। दूसरा पॉइंट इसी में आपका आता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, भैया पैसा प्रोवाइड करवाना, लोन ले जाओ 20 साल 30 साल ले जाओ भैया, तो लेकिन जब वो पैसा देगा फिर उसकी जांच करेगा आपने जिस पर्पज से पैसा लिया। जैसे मान लीजिए मैं बाहर हूँ, घर वाले पूछेंगे बेटा आप इतने दिनों में पैसे तो लेते हो, फीस जमा करते हो, पढ़ाई करते हो, पढ़ाते हो, करते क्या हो, थोड़ा कभी अकाउंटेबिलिटी तो दो, जवाबदेही बनो। तो वर्ल्ड बैंक क्या करती है, उसकी जवाबदेही चेक करती है। क्या करती है, भैया आपने लोन लिया था रोड बनाने, रोड कहाँ का है, तो बोलेंगे बात तो सही, रोड दिखाओ, तो उसकी इंक्वायरी होती है। इसलिए जब पैसा जिस पर्पस लो उसको दिखाना पड़ता है। एजुकेशन के लिए, एजुकेशन आपके स्कूल कहाँ है, कॉलेज कहाँ है, यूनिवर्सिटी कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है। इसलिए वर्ल्ड बैंक क्या कहती है, वो विकास के पर्पज से आपको पैसा प्रोवाइड करती है। एक दूसरा आईएमएफ होता है। आईएमएफ सब उसी समय बनाया गया, 1944, 1945, 1940, सब उसी समय का है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, जाके आप डेटा एक बार देख लेना, ये फैक्चुअल चीजें याद रखना। कभी काल डेट पूछता मैचिंग करने का, ये आपका क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन पूछता आपका क्रोनोलॉजिकल तरीके से, पहले कौन है, दूसरा, तीसरा कौन है। अच्छा, उसके बाद आपका आता है आईएमएफ। आईएमएफ होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आंतरिक जो आपका मौद्रिक बेसिक नीति क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास डॉलर है, अब मुझे रुपया चाहिए, मैं डॉलर जमा करूंगा रुपया ले लूंगा, या मैं रुपया जमा करके डॉलर ले लूंगा, या एन चाहिए, पाउंड चाहिए, किसी भी देश की जो, या दिनार चाहिए, दिहराम चाहिए, जो भी किसी भी देश की हमें करेंसी चाहिए, तो डॉलर जमा करो, रुपया जमा करो, वो करती है एक्सचेंज, और उसका काम है एक्सचेंज। उसमें भी कुछ 5 कंट्री को और इंक्लूड कर दिया गया, एक विशेष रूप प्रकार करके और पैसा चला, जिसको बोलते हैं SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। इसमें 5 कंट्री को इंक्लूड किया गया है। तो अब इसमें 5 कंट्री जो इंक्लूड किया गया, इसके पीछे क्या रीजन होता है, आप चलो ये भी पॉइंट बता देते हैं। पहले उस देश की जीडीपी बेहतर होनी चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आयाते पे निर्भर हो, खूब उधारी ले रहा, खूब खा रहा, नहीं भाई, निर्यात तो करे, मैन्युफैक्चरिंग तो बेहतर करे। अब जैसे चाइना है, चाइना क्यों मिला, चाइना ने सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बेहतर किया, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है आजकल। आज आप अपने घर में खुद देखिए, मुझे लगता है कि खिलौने से लेकर के होली दिवाली जितने भी चीज है सब चाइना का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है।
जब तक आप अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो कैसे दूसरे देश को आप बेचेंगे, और जब दूसरे देश को आप बेचेंगे अलग अलग देश में बेचेंगे, कहीं से दिनार आ रहा, कहीं एन आ रहा, कहीं योन आ रहा, कहीं पाउंड आ रहा, कहीं डॉलर आ रहा, कहीं दिहराम आ रहा, कि ये सब अलग अलग देश की जब करेंसी आपके पास आएगा तो आपके देश की जीडीपी और मजबूत होगी। आप पास जब ज्यादा होगी तो आपके रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। अब पता चला दूसरे देश से आप उधारी खा के बैठे हो तो आप तो डेबिट पे चले जाओ, ऋणी हो जाओगे, आपकी वैल्यू कम हो जाए, आपके देश में महंगाई आ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो आप पता चलेगा अटैची में पैसा भर के लेके जाओगे और हाथ में टमाटर लेके आओगे, ऐसा हालात हो जाएगा। इसको बेहतर कैसे किया जाए, आप अपने देश में इनोवेशन करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, रिसर्च पे काम करो, नया चीज बनाने की शुरुआत करो, इंपोर्ट बजाय एक्सपोर्ट खूब करो। दूसरा, एजुकेशन बेहतर करो, वेपन सेक्टर अपने देश की बाउंड्री सुरक्षित करो। तीसरा, एजुकेशन, वेपन्स और जीडीपी, ये सारी पॉइंट पे आपको काम करना पड़ेगा। जब ये सब चीजें आपका बेहतर होगा तो आपके पास खुद करेंसी विदेशी आएगी, तो आपके देश के रेमिटेंस, जैसे भारत के काफी लोग जो अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, जर्मनी में है, रूस में है, अलग अलग देश में अगर है तो वहां से हमें रेमिटेंस आता है करेंसी, उससे हमारे देश की क्या होती है, एक प्रकार जीडीपी में योगदान होती है। क्योंकि जो यहाँ के लोग बाहर कमाते पैसा कमा के भेजते हैं तो हमारे देश के लिए वो रेमिटेंस होता है। दोस्तों, ये पॉइंट को आपको समझना है। ये सब पॉइंट किसमें आएगा, आपका इंटरनेशनल बिजनेस में। तो वर्ल्ड ट्रेड हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। फिर बात करते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली दो अकाउंट बनता है, कौन कौन सा, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में बेसिकली आपको दो टर्म को पढ़ना होता है। एक होता है आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जिससे जुड़ा होता है बीओटी अर्थात बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या करता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। दूसरा होता है विजिबल गुड और नॉन विजिबल गुड्स। अगर आपका करंट अकाउंट, यहां पर बेसिक चीज समझना, अगर आप निर्यात ज्यादा करोगे, एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे तो आपके पास करेंसी ज्यादा आएगी, तो आप करंट अकाउंट सरप्लस होगा। अगर आप आयात ज्यादा करोगे तो आपका करंट अकाउंट सरप्लस में जाए, डेफिसिट में जाएगा। ये इससे दूसरा अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कहता है जिसमें लॉन्ग टर्म की बात होती है, जैसे एफडीआई हो गया, एफपीआई हो गया, या एफआईआई हो गया, या लोन हो गया, प्लस और का रेमिटेंस भी होता है। ये सभी पॉइंट इंक्लूड होता है आपका कैपिटल अकाउंट में। अब इसमें क्या है, जैसे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर के इन्वेस्टमेंट करेगी तो देश की क्या होगा, यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे अभी लोग आज भी कहते हैं कि बिहार पीछे है, यूपी पीछे है। भाई अगर पूर्वांचल यूपी में लखनऊ के आगे, मैं कहता हूँ 50 फैक्ट्रियां लगा दो, बड़े बड़े लगा दो, तो अगर मान लीजिए वहां पर बेसिकली 4 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ करके 2 फैक्ट्रियां लगाओ, तो कम से कम वहां के लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला, मिल गया। ऐसे बिहार में लग जाओ, वहां लोग को रोजगार मिला कि नहीं मिला, मिल गया। इनोवेशन हो, कॉलेज बेहतर हो, मैन्युफैक्चरिंग पे काम हो, तो जो वहाँ के लेबर यूपी बिहार के जो लोग कहते हैं महाराष्ट्र में जाते हैं, गुजरात जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं या बंगलोर जाते हैं, तो लोग वहाँ क्यों जाएंगे, अपने परिवार में रहेंगे, वो अपने स्टेट को बेहतर करेंगे। सभी से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, इनोवेशन करना होगा, रिसर्च करना होगा, गवर्नमेंट उस पर नए नए आइडिया भी करे, और आइडिया के साथ साथ पैसा थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा, बजट बनाना पड़ेगा उस देश के लिए। अब जैसा भी आपने बजट में सुना, मखान को लेकर एक मखाना होता है, वहां कृषि सेक्टर को लेकर के सरकार सोची है, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अगर चलो कृषि के लिए सोची, लेकिन अगर फैक्ट्री के बारे में सोचना शुरू कर दे, वहां पर कुछ नदियां बाढ़ आती हैं, जैसे कोसी नदी है, कोसी नदी से सीधे आती है नेपाल से। अब वहां के लोगों को बाढ़ से काफी नुकसान होता है, भाई घर बह जाता है, पूरा परिवार बिखर जाता है, जन धन के नुकसान हो जाता है, फिर उसको रिकवर करने में 8 महीना 9 महीना लग जाए, फिर बारिश आए, फिर वही हाल होता है। अगर उस चीज को सरकार एक नया ये चीज सोचे कि ना इस पानी को यहाँ पर बांध बना के एक नया डायरेक्शन दे दी जाए, दूसरे दिशा में घुमा दिया जाए, और जिस एरिया में थोड़ा ड्राई एरिया है उस एरिया में पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब बांट दिया जाए, तो एक प्रकार से कृषि भी अच्छी हो जाएगी, और प्लस उस पानी से बिजली बनाया जा सकता है, सस्ता बिजली हमें उपलब्ध हो जाएगा, हमें दूसरे देश से या कोयले का हमें प्रयोग भी कम करना पड़ेगा। अगर इस तरीके का नया नया आइडिया आएगा, एक ड्रिलिंग सिस्टम काम किया जाए, जब तक ऐसे विचार, ऐसे कॉन्सेप्ट, नया इनोवेशन नहीं होगा, क्या वो राज्य आगे बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब वहां पर जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, सरकार उसको मेंटेन करे, हर एक जनता को इतना जागरूक होना पड़ेगा।
अपने हक अपने अधिकार के लिए सिर्फ मांगने के लिए नहीं, सरकार सवाल पूछने के लिए खड़ा हो कि भाई आपको सत्ता है, आपने क्या हमारे लिए किया। बाढ़ हर साल आती है, हम लोग बह जाते हैं, डूब जाते हैं लोग, कितना नुकसान होता है, कभी इस पर चर्चा हुई? आईएएस बन गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर आप बन गए, वो इतना पढ़ा होता है, इतना जानकार होता है, अगर वो डिसीजन लेता तो चाहे तो ठीक कर दे, लेकिन वो भी क्या, कुर्सी मिल गया छोड़ो, भाड़ जाए, पैसा तो मिल ही जाए। जब तक हर व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेगा तब तक देश समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मैं सोचूं मेरा भला इसका भला ना हो तो मैं भी परेशान रहूंगा, ये सोचो उनका भी भला हो मेरा भी भला हो, इस तरीके की सोच होना बहुत जरूरी है। हाँ चलिए अगला टॉपिक हम इसमें बात करें दोस्तों, जो बीओपी था, जिसको बोलते देखो एफडीआई से पॉइंट कहाँ कहाँ जुड़ गया, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये 20 साल 30 साल तक की कोई कंपनी आती है, इन्वेस्टमेंट करके लोगों को रोजगार देती है। अब जैसे पटना है, तो मान लीजिए पटना डेवलपमेंट है, या लखनऊ है डेवलपमेंट, लेकिन लखनऊ छोड़िए, बनारस को जोड़िए पटना से, उसको भी जोड़िए पटना से, पता चला कि स्टेट का दूसरे स्टेट से कनेक्टिविटी और जबरदस्त हो गई। अब वहां से पता चला यहाँ कल्चर वहां जा रहा, वहाँ कल्चर यहाँ भी जा रहा, अब कल्चर को बेहतर किया जाए, कल्चर में एक नया नया इनोवेशन करो, कल्चर के लिए एक नया नया सेमिनार अटेंड करो, तो उससे लोग मार्केट भी बेहतर होगा, वहां का पैसा और आगे बढ़ेगा, लोग रोजगार मिलेगा। जैसे भी कुंभ का मेला में काफी लोग बड़े अच्छे, कोई बता रहा था कि दातुअन बेचकर 3 लाख रुपया कमा लिया, कोई बोलता है भाई मैं तो बस लिट्टी चोखा बेच करोड़ों रुपया कमा लिया। तो कोई एक कस्टम या कोई एक परंपरा या एक जो भी रीत रिवाज होती है, कल्चर होती है, परंपरा होती है, कितने लोग को रोजगार देती है। आप जब तक इस पर्पस को, उसको एक बिजनेस पर्पस से नहीं सोचेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। देखिए आवाज होना शुरू हो गया। अच्छा अगला पॉइंट इसमें हम बात करते हैं आपका, इसमें एक चीज और पूछता है बीओपी में कि सरप्लस क्या है और सरप्लस, जब आपका अगर कैपिटल अकाउंट सरप्लस है देश के लिए बेहतर है। सोचो क्यों भाई, 20 साल 30 साल तक अगर कोई कंपनी किसी राज्य में लगेगी तो कितने लोग को रोजगार देगी, वहां लोगों को रोजगार देगी, अनस्किल्ड पर्सन स्किल्ड बनेगा। करंट अकाउंट अगर मान लीजिए घाटे में है तो ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन अगर कैपिटल घाटे में हो गया तो नुकसान होना शुरू हो जाता है। अगला टॉपिक इसी पढ़ते हैं, एओए, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ये डब्ल्यूटीओ का बेसिक आधार बनाया गया। आपने सुना होगा सरकार सब्सिडीज देती है किसानों को, अमेरिका कई बार इस पे सवाल उठाता है, अमेरिका इसी पे कई बार क्वेश्चन सवाल उठाता है भाई आप क्यों सब्सिडी देते हो, आप सब्सिडी देते हो, आपके यहाँ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम करते हो, अब प्लस हमारे यहाँ जब बेचते हो तो उसके बाद टैरिफ बैरियर लगा देते हो। इस पे काफी सवाल क्वेश्चन उठता रहता है, कभी इसके बारे में पढ़ना। लेकिन 3 इसमें कलर आता है, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन। ये क्या कहती है, अगर आपके फसल में जैसे राइस है, व्हीट है, पल्स है, ऑनियन है, टोमेटो है, किसी प्रकार का जो भी आपका देश में एग्रीकल्चर में जो पार्ट है, अगर आपके राइस में पेस्टिसाइड्स की मात्रा ज्यादा होगी, केमिकल ज्यादा होगा, तो क्या करेगा अमेरिका, आपकी बस की डिमांड कम कर देगा, या उस पर ज्यादा टैरिफ बैरियर लगा देगा, या उसको रेड जोन में डाल देगा। बोलेगा क्यों भाई, हम ऐसे चीज क्यों खिलाएं अपने आम जनता को, अपने लोगों को, जिससे कैंसर बढ़ सकता है। लेकिन भारत जैसे देश में देखिए बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मोमोज, आज तो अपने थाली जो घर में लोग मोटे अनाज का, बाजरे का रोटी बनता, मक्के की जो रोटी बनता था, मोटे अनाज के खाना, इसीलिए आज देखते होंगे भारत के लोगों में बीमारियां सबसे ज्यादा, डायबिटीज या हाइपरटेंशन, एंजाइटी, ये सब कहाँ से है, आपके खान पान का, लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। एक मिनट दोस्तों मैं इसको बंद करता हूं, चलिए कोई बात नहीं, आवाज आती है, बड़ा डिस्टर्ब करता है, बंद कर दिया। आइए शुरू कर दिया, मैं इसको जलाता हूं। चलिए अब बात करते हैं, आपका काफी लंबी वीडियो तो नहीं, बस लास्ट है, उसके बाद ये अब इसी पे रोज एक एक टॉपिक पे हम बात करेंगे। लास्ट टॉपिक यही बात कर रहे हैं, एओए, ग्रीन जोन, रेड जोन, येलो जोन। ग्रीन जोन वही कहता है जब आपकी शुद्धता हो किसी प्रोडक्ट में, किसी प्रकार कोई उसमें पेस्टिसाइड्स ना हो, केमिकल ना होगा, तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी। अगर उसमें पेस्टिसाइड्स, केमिकल ज्यादा होगी तो उसकी डिमांड नहीं होगी, तो उसी बोलते हैं रेड जोन। दूसरा होता है येलो जोन, थोड़ी बहुत चलो मिक्सचर हो गया बट ठीक है, येलो जोन।
रेड जोन पता चला बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड है तो उसकी डिमांड नहीं होती है। तो ये पॉइंट आपका इंटरनेशनल बिजनेस पॉइंट में पढ़ना पड़ता है। दूसरा पॉइंट बात करें साफ्टा क्या है, नाफ्टा क्या है। साफ्टा मीन्स होता है साउथ अमेरिका, जिसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नाफ्टा होता है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब साफ्टा नाफ्टा यही चीज है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है भाई, मान लीजिए मैं हूं और ये कोई यहां पर है, मैं अगर अपनी कोई वस्तु उनको बेचता हूं तो मेरे वस्तु पर टैरिफ ना लगाए, उनकी वस्तु मेरे पास आती मैं टैरिफ बैरियर ना लगाऊं, बस उसी का मतलब फ्री है, कोई प्रकार का टैक्स नहीं लगाएगा। पता चला भाई मैं 100 रुपये कोई चीज है और उसने पता 70% टैक्स लगा दिया, तो भाई मैं तो 30 रुपये मुझे बेचना पड़ा, बाकी 70 पे इतना टैक्स लगा, मैं क्या करूंगा, मैं तो घाटे में हो जाऊंगा। अब अमेरिका कोई वस्तु मान लीजिए उनका भी आगा 200 का, मैं भी बोलूंगा चलो भाई मैं भी 70% लगा दूंगा। अब पता 70% लगा, साधु 140 रुपया कट गया, बचा इनका कितना 60 रुपये, 60 रुपये उनको बेचना पड़ा। तो एक प्रकार के जो 40 लगाए वो 70 लगाए, ये सबको जब खत्म कर दिया गया, इसी बोलते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो दोस्तों आज इतना ही है, ये हमने जो बात किया, फिर ऑडिट है, अकाउंट है, इकोनॉमिक्स है, कल इस पे हम चर्चा करेंगे। ज्यादा करेंगे तो आप लोग बोर हो जाओगे, तो पॉइंट को समझने का प्रयास करिए, सोचने का प्रयास करिए, फिर यूपीएससी के ऊपर बात करेंगे। अब ये जो लिखा है ऐसे लिखा रहेगा, अब टॉपिक पे एक एक करके लेक्चर रोजाना देते रहेंगे। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते, थैंक यू वेरी मच।